आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 14 अक्टूबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। गजा में इस्राएली फौज की फायरिंग, 6 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। हमास ने इस्राएल से ताल्लुक रखने वाले गिरोहों पर किया हमला, गजा में धमाकों की आवाजें। यमन के हुथीज की वार्निंग, गजा में सीजफायर टूटा तो हम फिर करेंगे हमला। तुर्की के सदर एर्दोआन बोले, गजा की तामीर अब हमारी जिम्मेदारी। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 रियासती हल से किया किनारा, कहा हमारा मकसद सिर्फ गजा की रिकंस्ट्रक्शन। फलस्तीन को तस्लीम करने के करीब पहुंचा इटली, मेलोनी बोली अब हम अपना पार्ट निभाएंगे। रिहा फलस्तीनी कैदियों का मिस्र में इस्तकबाल, माहौल जश्न में तब्दील। ईरान का अमेरिका पर पलटवार, अराक्ची बोले ट्रंप को झूठी रिपोर्ट दिखाई जा रही, इसराइल को बताया पैरासाइट। अमेरिका और चीन के बीच तिजारती टेंशन बढ़ी, जहाजों पर नई बंदरगाही फीस लागू। और रूस ने फ्रांस को दिया जवाब, कहा अमन का रास्ता बंद, रूस मजबूरन लड़ रहा जंग लेकिन अपनी हिफाजत को है तैयार। ये थी कुछ हेडलाइंस, लेकिन इनसे भी ज्यादा हैं कुछ अहम खबरें। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें, आज से नए टाइम पर रात 8 बजे। शो कम हो सकते हैं लेकिन अब टाइम पर ही आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। सबसे पहले शॉर्ट में सुनिए कुछ बड़ी हैपनिंग्स। गजा सिटी के शुजाइया इलाके में इस्राएली फोर्सेस ने 6 फलस्तीनियों को आज कत्ल कर दिया। फौज का दावा है कि वो सिपाहियों के करीब आने की कोशिश कर रहे थे। उधर खान यूनिस में 2 फलस्तीनी इसराइल की गोलीबारी में जख्मी हो गए। लगातार हमलों के बावजूद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गजा जंगबंदी मिडिल ईस्ट में एक स्टेबल अमन लाएगी, एक परमानेंट अमन लाएगी। इसराइली जेलों से रिहा हुए फलस्तीनियों ने बताया है कि उन्हें कैद के दौरान मारपीट और बेइज्जती का सामना करना पड़ा। अब भी 10,000 से ज़्यादा फलस्तीनी गैर कानूनी तौर पर इसराइल की जेलों में कैद हैं। वेस्ट बैंक के कई शहरों में जैसे रमल्ला, अलबैरा और हेब्रॉन में इसराइली फ़ौज ने छापेमारी करके कई इलाके और बस्तियां सील कर दी हैं। गजा सिविल डिफेंस का कहना है कि हमारे पास भारी मशीनरी की सख्त कमी है। अब तक 250 से ज़्यादा लाशें मलबे से निकाली गई हैं, लेकिन 10,000 से ज़्यादा लोग अब भी मलबे के नीचे दबे हैं। अब खबरें तफसील से। गजा सिटी में हमास और इसराइल के साथी कबाइलियों के बीच लड़ाई तेज़ हो गई है। मंगल की सुबह गजा सिटी के मशरकी इलाके से ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें आईं जब हमास ने उन गिरोहों पर हमला किया जिन्हें उसने इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले मुजरिम और गैर कानूनी गिरोह करार दिया है। इन्हें अंग्रेजी में कोलैबोरेटर्स बुलाया जाता है। द जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक धमाके उस वक्त हुए जब हमास ने इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले मुखबिरों के ठिकानों को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने दावा किया है कि उसने शुजाइया में इन साजिशकारों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम शुरू की है। ये झड़पें, ये लड़ाइयाँ ऐसे वक्त में हो रही हैं जब इसराइली फ़ौज के पार्शियल विड्रॉल के बाद हमास पहले ही गजा के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों कोलैबोरेटर्स को मौत के घाट उतार चुका है। ये खबरें आ चुकी हैं, आपने सुनी भी होंगी। हमास के एक ज़राए ने अरबी मीडिया को ये बताया कि हम उनके साथ वही सलूक कर रहे हैं जो कानूनी इंतकाम ऐसे अफराद के लिए मुकर्रर करता है और जिन्होंने खुद को सरेंडर करने से इनकार किया हो। अब हुथीस की वार्निंग सुन लीजिए, जिन्होंने कहा है कि अगर गजा का सीज़फायर टूट गया ना तो हम फिर से हमला करेंगे। यमन के सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के मुखिया यानी चीफ मेहदी अल मशात ने साफ लौह लफ्ज़ में ये कहा है कि यमन पूरी तरह चौकस और तैयार है। उन्होंने कहा कि वो गजा में बनने वाले समझौते के अमल पर या जो समझौता हुआ है उसके अमल पर नज़दीक से नज़र रखेंगे और अगर कोई ताकत उस समझौते को तोड़ने की कोशिश करेगी तो फिर हम फिर से एक्टिव हो जाएंगे। यानी ये सीधी इसराइल को धमकी थी कि हमारे हमले झेलने के लिए तैयार रहो। अल-मशाद ने यह बयान 14 अक्टूबर की रेवोल्यूशन की 62वीं सालगिरह के मौके पर दिया और कहा कि यमन की फ़ौजी ताकतें हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं। हुथीस के बयान का मतलब साफ है, वो गजा के लिए बनी किसी भी इंटरनेशनल डील की निगरानी करेंगे और समझौते को तोड़े जाने पर मिलिट्री ऑप्शन खोल कर रखेंगे। तुर्की के सदर एर्दोआन का एक बयान आया है कि गजा की फिर से तामीर करना ही हमारी जिम्मेदारी है। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में हुई गजा अमन समिट के बाद तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि अब गजा की तामीर सबसे अहम काम है। उन्होंने कहा कि तुर्की गजा के लोगों की इंसानी और पनाहगाह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा
खास तौर पर सर्दी के मौसम से पहले। एर्दोगान ने यह भी कहा कि इस समिट में हुई सीज़फायर डील और उस पर हुए दस्तखत एक पायदार अमन के वादे की निशानी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब वक्त है तबाही नहीं तामीर का, और तुर्की इस मिशन में हर तरह का रोल निभाएगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर को इसराइल फ़लस्तीन मसले पर 2 रियासती हल की हिमायत करने से गुरेज किया और कहा कि इस वक्त उनका ध्यान सिर्फ गजा की तामीर नौ पर मरकूज है, फोकस्ड है। और एयरफोर्स 1 जो उनका सरकारी जहाज़ है जिससे अमेरिका का सदर चलता है, उसमें सहाफ़ियों से, जर्नलिस्ट से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, हम किसी सिंगल या डबल स्टेट की बात नहीं कर रहे, हम गजा की रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं बस। ट्रंप मिस्र में हुई कॉन्फ्रेंस से लौट रहे थे, जहां उन्होंने मिस्री सदर अब्दुल फतह अल सीसी के साथ मिलकर गजा जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत किए और एंड ऑफ द वॉर का ऐलान हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल सीसी ने समिट के दौरान 2 रियासती हल और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया था, लेकिन ट्रंप ने इस मसले पर कोई वाज़ेह बयान देने से इनकार कर दिया। बहरहाल गजा में अमन और तामीर की बात ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। सवाल यह है कि क्या वाकई अमेरिका अब अमन और तामीर को तरजीह दे रहा है, या फिर ये 2 रियासती हल से किनारा करने की एक नई सियासी कवायद है। गजा प्लान के बाद फ़लस्तीनी रियासत कायम होना लाजमी है, ये बयान रूस से आया है। रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा प्लान के अमल के बाद अब फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। मॉस्को में अरब सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए लावरोव ने कहा कि ट्रंप का गजा प्लान मौजूदा हालात में सबसे बेहतर मौजूद रास्ता है, मगर ये फ़लस्तीन के मसले का मुकम्मल हल नहीं है। रूसी ख़ारजा वज़ारत की जानिब से जारी बयान में यह कहा गया कि रूस इस बात पर कायम है कि जब तक एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत वजूद में नहीं आती, तब तक मिडिल ईस्ट में अमन मुकम्मल नहीं हो सकता। गजा मुआहदे के बाद अब फ़लस्तीन को तस्लीम कर सकता है इटली, जो पहले नानुकुर कर रहा था। गजा में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी समझौते के बाद इटली ने इशारा दिया है कि वो जल्द फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर सकता है। वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि अगर ये प्लान अमल में आया तो फ़लस्तीन की पहचान अब ज़्यादा करीब है और इटली अपना पार्ट निभाने को तैयार है। मेलोनी ने कहा कि इटली गजा की स्टेबिलिटी और इंसानी मदद दोनों में सपोर्ट करेगा और ज़रूरत पड़ी तो कैराबिनियरी फोर्स भी भेजी जा सकती है। दोस्तों, कैराबिनियरी इटली की नेशनल पुलिस फोर्स को कहते हैं, जो मुल्क के अंदर और बाहर दोनों जगह सिक्योरिटी और कानून नाफिजी का काम करती है। मेलोनी से जुड़ी 2 बातें और बता दूं। जब वो इजिप्ट में समिट में थी तो एर्दोगान ने उनसे कहा कि आप सिगरेट छोड़ दीजिए, तो फ्रांस के सदर वहीं मौजूद थे, मैक्रोन बोले ये बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने मेलोनी से कहा आप बहुत खूबसूरत हैं। एक खबर ये कि मिस्र पहुंच गए हैं रिहा हुए फ़लस्तीनी कैदी। अहले ख़ानदान से गले मिले तो माहौल जश्न में बदल गया। इसराइली जेलों से रिहा ये वो कैदी हैं जिन्हें जिला वतन कर दिया गया, जो दूसरे मुल्कों में रहेंगे, गजा या वेस्ट बैंक में नहीं। ये दर्जन भर से ज़्यादा की तादाद में फ़लस्तीनी कैदी जब मिस्र की सरजमीन पर पहुँचे तो माहौल जज्बात से भर गया। तबादले के इस समझौते के तहत रिहा हुए कैदियों का काहिरा एयरपोर्ट पर अहले ख़ानदान और हमवतनों ने अश्कबार आँखों से इस्तकबाल किया। हर तरफ तकबीरें, झंडे और गले मिलने के नज़ारे दिखे। गुर्बत और जुदाई के बरसों के बाद ये लम्हा एक छोटी सी ईद के जश्न जैसा लगा। इसराइल के कट्टरपंथी नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन-गुविर ने आज मंगल को फिर से अल-अक्सा मस्जिद अहाते में दाखिल होकर मुसलमानों के दिलों को जार-जार कर दिया। ये एक हफ्ते में उसकी दूसरी उकसाने वाली कार्रवाई है जब वो मस्जिद अल-अक्सा अहाते में घुसा हो। मक़दिस के इस्लामिक वक्फ बोर्ड या वक्फ डायरेक्टरेट ने बताया कि बेन-गुविर भारी इसराइली पुलिस पहरे में बिना इजाज़त मस्जिद में दाखिल हुआ। पिछले हफ्ते उसने यहूदी त्यौहार सुक्कोत की शुरुआत पर यही हरकत की थी, जिस पर फ़लस्तीनी हलकों ने सख्त एहतजाज भी किया था, लेकिन वो मानने वाला नहीं है, फिर चला गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 में ओहदा संभालने के बाद से बेन-गुविर अब तक 13 बार अल-अक्सा मस्जिद में या अल-अक्सा मस्जिद प्रीमाइसेस में ज़बरदस्ती दाखिल हो चुका है। और जब से गज़ा की जंग शुरू हुई थी, जो अभी कल जिसका एंड हो गया है ऑफिशियली 7 अक्टूबर 2023 से, अब तक वो 10 बार दाखिल हो चुका है। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने गजा जंगबंदी मुआहदे पर बयान देते हुए कहा कि फ़लस्तीन का मसला इंसानियत का सबसे मुक़द्दस और बुनियादी मसला है। अपने हफ्तावार टीवी प्रोग्राम में मादुरो ने कहा
کہ دنیا کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ یہ معاہدہ صرف ایک اور دستاویز بن کر نہ رہ جائے بلکہ فلسطینیوں پر ہوئے قتل عام کا اصل انصاف لائے۔ انہوں نے ضمانتی ممالک سے جو گارنٹر ملک ہیں ان سے درخواست کی ہے کہ وہ اس بات کی ذمہ داری لیں کہ یہ سمجھوتا عمل اور انصاف دونوں کی زمین پر اتر سکے، کھرا اتر سکے۔ اب کچھ اور خبریں۔ ایران نے امریکہ پر پلٹوار کیا ہے۔ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ ٹرمپ کو جھوٹی رپورٹس دکھائی جا رہی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر سخت لفظوں میں نشانہ سادھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کو ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں جھوٹی اور من گڑھنت رپورٹیں اور باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اراغچی نے سوشل میڈیا ایکس پر لکھا، اب یہ بات صاف ہے کہ امریکہ کے صدر کو جھوٹ بتایا گیا تھا کہ ایران کا امن پسند نیوکلیئر پروگرام ہتھیار بنانے کے قریب تھا۔ اراغچی نے کہا کہ امریکہ کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی اس بات کی تصدیق کر چکی ہیں، ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں تھا کہ ایران نیوکلیئر بم بنا رہا ہو۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ٹرمپ کو یاد دلایا کہ ایران نے قسمیں کھا کر کہا تھا کہ امریکہ کو اسرائیل کے چھلاوے سے آزاد کریں گے اور امریکہ کو ہمیشہ چلنے والی جنگوں میں پھنسنے نہیں دیں گے، لیکن آج وہی گرم مزاج طبقہ پھر سے امریکی سیاست اور ایران سے متعلق ڈپلومیسی کو بگاڑ رہا ہے۔ اراغچی نے اسرائیل کا نام لیے بغیر سخت لہجے میں کہا کہ مڈل ایسٹ کا اصلی غنڈہ اور امریکہ کا پیراسائٹ وہی ہے جو برسوں سے وائٹ ہاؤس کو بہکاتا آیا ہے اور امریکہ کا دودھ بھی پیتا رہا ہے۔ امریکہ اور چائنا کے بیچ تجارتی تنازع میں ایک نیا مورچہ کھل گیا ہے۔ بندرگاہ فیس پر ٹکراؤ بڑھ گیا ہے۔ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے جہازوں پر نئے چارجز لگا دیے ہیں۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان تجارتی تنازع اب سمندری راستوں تک پہنچ گیا ہے۔ منگل سے دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے جہازوں پر نئی بندرگاہی فیس لاگو کر دی ہے۔ چین نے اعلان کیا ہے کہ یہ قدم امریکی پالیسیوں کے جواب میں اٹھایا گیا ہے اور یہ فیس صرف امریکن ملکیت یا امریکی رجسٹریشن والے جہازوں پر ہی لاگو ہوگی۔ ادھر امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کی نئی بندرگاہی پالیسی کا مقصد ملک کی گھریلو شپنگ انڈسٹری کو مضبوط کرنا ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق یہ ٹکراؤ اب صرف سامان کی جنگ نہیں بلکہ سمندری تجارت کا نیا میدان بن چکا ہے۔ روس کے صدارتی دفتر کرملن نے کہا ہے کہ یوکرین میں روس کی فوجی کارروائی اس لیے جاری ہے کیونکہ امن کا کوئی دوسرا راستہ باقی ہی نہیں بچا ہے، لیکن روس اب بھی مسئلے کے پرامن حل کے لیے تیار ہے۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوو نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ روس پرامن سمجھوتے کے لیے تیار ہے، لیکن اس وقت جنگ جاری رکھنا ہماری مجبوری ہے، کوئی دوسرا راستہ تو بتاؤ۔ انہوں نے یہ بیان فرانس کے صدر ایمنوئل میکرون کے اس بیان کے جواب میں دیا جس میں میکرون نے روس پر ضد میں جنگ لڑتے رہنے کا الزام لگایا تھا اور کہا تھا کہ اگر روس بات چیت کی میز پر واپس نہیں آتا ہے تو اس کی بھاری قیمت چکانی ہوگی۔ دھمکی دی تھی روس کو۔ تو پیسکوو نے صاف لفظوں میں کہا کہ روس ہر حال میں اپنے مفادات کی حفاظت کرے گا اور اپنے مقاصد حاصل کر کے رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔